क्या रिहाई के बाद भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो वो कैसे? तो वही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 29 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 388 से लेकर 390 तक। देखिए भाई क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील। भाई अपील के बाद जो अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, जो ऑर्डर आएगा, टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, तो उसको सर्टिफाइड करके कहां भेज दिया जाएगा? नीचे वाली कोर्ट में भेज दिया जाएगा। कौन सी नीचे वाली कोर्ट में? जिस कोर्ट ने पहले उस मुकदमे में फैसला दिया था उसके पास में। देखिए क्या कहते हैं, दो तरह की बात कहता है जी सेक्शन। पहली बात ये कहता है कि अब यानी कि किसी नीचे वाली कोर्ट ने कोई फैसला लिया, यानी कि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी मुकदमा ले सकते हो, उस मुकदमे में अपना फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ में फिर अपील आ गई थी जी हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आ गई। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, फिर उसके खिलाफ में ऑर्डर जारी किए, तो उस ऑर्डर की एक कॉपी सर्टिफाइड करके, ये जैसे ऑर्डर था सर्टिफाइड करके उस कोर्ट के पास में भेज देगी जिस कोर्ट ने पहले उस मुकदमे में फैसला दिया था। लेकिन अगर वो कोर्ट सीजीएम कोर्ट नहीं है, जैसे इस कोर्ट ने फैसला दिया और ये कोर्ट सीजीएम, पहले वाली कोर्ट, और ये कोर्ट सीजीएम कोर्ट नहीं है, या तो फर्स्ट क्लास की कोर्ट थी या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, तब ऐसे में ये कोर्ट किस सीजीएम के सबऑर्डिनेट काम कर रही है, उस सीजीएम कोर्ट के पास में उस सर्टिफाइड कॉपी को भेज दिया जाएगा, इनके पास नहीं भेजेगी। यानी कि हाई कोर्ट कहां ऑर्डर भेजेगी? सिर्फ सीजीएम कोर्ट में ही भेजेगी, चाहे वो सीजीएम ने फैसला सुनाया या फिर इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला सुनाया हो। लेकिन अगर वहीं पे पहले उस मुकदमे में फैसला अगर एसडीएम ने सुनाया है, तब वो एसडीएम किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास में उस ऑर्डर की कॉपी भेज देगी। समझ में आया है नहीं आया? तो ये सेक्शन ये कहना चाहता है, इस सेक्शन की पहली बात ये कहना चाहती है कि अब अपील आ गई जी हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर अपील आने के बाद फिर वो जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट ने निकाला, उस ऑर्डर की एक कॉपी या तो जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया, अगर वो सीजीएम है तो अच्छी बात है, और अगर वो सीजीएम नहीं है तो सीजीएम के अंडर में कोई भी जैसे जुडिशियल कोर्ट थी, उन्होंने अगर ऐसा फैसला सुनाया तब सीजीएम के पास में ऑर्डर भेजेगी। और अगर एसडीएम ने ऐसा कोई फैसला दिया तो एसडीएम किसके अंडर काम कर रहा है? डीएम के अंदर, तो उस डीएम के पास में उस ऑर्डर की या तो डीएम के पास या ये सिर्फ इन्हीं के पास में भेजेगी, उस ऑर्डर को ऐसे भेज दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात ये सेक्शन ये कहता है कि अब इन लोगों के पास में ऑर्डर आ गए, डीएम साहब के पास में आ गया, फिर सीजीएम साहब के पास में ऑर्डर आ गया, वो हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आ गई, तब ये उस कॉपी के अंदर जो लिखा हुआ, उस ऑर्डर के अंदर जो लिखा हुआ, उस चीज को फॉलो करेंगे, जैसा लिख रखा वैसे ही उस ऑर्डर का पालन करेंगे, वैसे फिर उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर लगता है इन लोगों को, इनको लगता है कि हल्का फुल्का चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देना चाहिए, तो वो भी इनके पास में पावर है, हल्की फुल्की अमेंडमेंट कर सकते हैं अगर जरूरी लगा तो ये सेक्शन आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये सेक्शन ये कहना चाहता है, दो बातें आप आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। एक स्टूडेंट ने मेरे को सजेशन दिया कि सर आप जैसे जो करा रहे हो ना वो तो चलो ठीक है, लेकिन साथ के साथ में जो बेयर एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के भी एक्सप्लेन कर दिया करो। तो अभी जैसे मेरे पास बेयर एक्ट है, तो भाई देखो एक चीज मैं भी आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। खैर आपका सजेशन मेरे को अच्छा लगा, जैसे 388 है ना, ये हाँ 388 आ गया, ये आ गया। आप है ना, आप बेयर एक्ट अपने पास लेके बैठो और इसको पढ़ते चले जाओ जितना आपसे पढ़ा जाता है। जहां पे आपको प्रॉब्लम आए, आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट का एक सेक्शन है, उस कमेंट में जाके अपने जो भी आपका डाउट हो वो लिख दीजिए, भाई मेरे को ये शब्द समझ में नहीं आया, मेरे को इस वर्ड में दिक्कत है, उसको एक्सप्लेन मैं आपको वहां पे भी कर दूंगा। लेकिन ये चीज यहाँ पे जैसे लिख रखा, अगर मैं इसको पहले पढ़ूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और शायद आप उस चीज से बोर भी हो जाओ। लेकिन अगर कल को भगवान ने चाहा, आप लोगों ने चाहा, अगर डिजिटल बोर्ड आ गया तब ये चीज आसान हो जाएगी, क्यों फिर वो पीछे लगा रहेगा और पढ़ने में भी आसानी, एक्सप्लेन करने में भी आसानी, टाइम भी बचेगा आपका भी मेरा भी। तो जब तक वो नहीं है तब तक काम चला रहे हैं, तब तक के लिए मेरा सुजेशन है कि आप इसको अपने पास लेके बैठे, देखते चलें कि इसमें क्या क्या लिख रखा, क्या क्या लिख रखा है, और क्या मैं वैसे ही बता रहा हूँ, और मैं अगर कुछ और बता रहा हूँ तो साइड में अपना हल्का फुल्का लिखते चले जाओ। तो ये थोड़ा थोड़ा आप भी कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, और अगर ये क्लास अच्छी लग रही है उसको सब्सक्राइब कर लें, इसको आगे शेयर कर दें, और अगर कोई और एक्ट पढ़ना तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लें, वहां पे मैंने कोई लिंक दे रखा है किसी वेबसाइट का, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। 389 सस्पेंस ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील। क्या कहता है सेक्शन? सस्पेंस ऑफ सेंटेंस, सजा को रद्द करना, पेंडिंग द अपील, कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक के लिए सजा को भी रद्द किया जा सकता है, उस कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। रिलीज ऑफ एप्लीकेंट ऑन बेल, और जिसने अपील की है उसको छोड़ भी दिया जा सकता है, कैसे? बेल पे। देखिए भी क्या कहता है सेक्शन, 4 तरह की बात कहता है कि अगर कोई भी अपील कोर्ट, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कोर्ट में अपील आती है, कोई भी एक्यूज ऐसे अपनी अपील डालता है और पहले वाली कोर्ट ने, नीचे वाली कोर्ट ने अगर उसको सजा सुना दी हो, देखो बनाते हैं फिर समझ में आएगा। पहली बात ये कहता है, देखो
जैसे कोर्ट थी, ये अपील वाली कोर्ट है, इस कोर्ट के अंदर देखो ये अपील आई हुई है और ये वो एक्यूज था। कौन सा एक्यूज था? जो नीचे वाली कोर्ट ने जिसको ऐसी सजा सुना दी थी। मान के चलते ये एक्यूज है और इसको कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी थी, ये चला गया था जेल में और फिर इसने सीआरपीसी सेक्शन 383 के तहत में अपील डाल दी। अपील आने के बाद फिर इसको बुला लिया गया। अब ये कोर्ट क्या कर सकती है? इसके पास में पावर है, ये पावर भी 389 के अंदर ही बता रखी है, आप इसको पावर भी समझ सकते हो। देखिए अब ये इसको क्या कर सकती है, जब तक इसकी अपील चल रही है, यानी कि अगर लगा कि इसकी अपील 1 महीने तक चलेगी, 2 महीने तक चलेगी, जब तक इसकी अपील ऐसे चल रही है तब तक इसको जेल से मुक्ति दे सकती है, इसको सजा से मुक्ति दे सकती है, यानी कि इसको इसकी सजा से सस्पेंड कर सकती है ये वाली कोर्ट जिसके अंदर अपील है। इसके पास में पावर है और सस्पेंड करके अब इसको सरेआम तो छोड़ेगी नहीं कि जा भाई अब तेरे को जेल में तो जाना है। देखो नीचे वाली कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी, बंदा चला गया जेल में, फिर उसने अपील डाल दी 383 के तहत में जेल से बंदा यहाँ बुला लिया। अब ये कोर्ट चाहे तो इसको दोबारा जेल नहीं भेजेगी, इसको क्या दे देगी? सस्पेंड कर देगी इसकी सजा से। भाई जो नीचे वाली कोर्ट ने जो तेरे को सजा दी थी वो एक टाइम के लिए सस्पेंड है, जब तक यहाँ अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो सजा तेरी सस्पेंड है, तेरे को अब दोबारा जेल में नहीं जाना। हाँ लेकिन तू जमानत पे बाहर जा सकता है, अगर कोर्ट इसको जमानत देती है तो तभी। तब ऐसे में कोर्ट ने इसको जो जमानत दी है, अगर ये जमानत दे देता है तब कोर्ट इसको जमानत पे छोड़ देगी, जब तक ऐसी अपील चल रही है, यानी कि तू सरेआम घूम, अब तेरे को जेल में नहीं जाना। और कोर्ट अगर ऐसे किसी को छोड़ रही है, जमानत पे छोड़ रही है, तो क्यों छोड़ रही है वो अपने कारण भी लिख देगी उस जजमेंट के अंदर, उस निर्णय के अंदर कि भैया जब तक ये अपील इसकी चल रही है तब तक के लिए हम इसको इन कारणों से जमानत पे छोड़ रहे हैं, जेल में नहीं भेज रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे पहले के अंदर ही बता रहा हूं, फिर इसके अंदर एक परंतु लिख रखा है, प्रोहिबिटो लिख रखा है। देखिए क्या कह रखा है कि अगर वहीं पे इसको कोई ऐसी सजा मिली थी जो 10 साल से ज्यादा की थी, या फिर उम्र कैद की थी, या फिर मृत्यु की थी, फांसी की थी, ऐसी सजा अगर इसको मिली हुई थी, नीचे वाली कोर्ट ने दे रखी थी और उस सजा के खिलाफ में फिर इसने क्या कर दी? ऊपर वाली कोर्ट में अपील कर दी, तब ऐसे में ये कोर्ट इसको जमानत पे तो छोड़ सकती है, ऐसे अब भी ये जमानत पे छोड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसी वाली सजा है तब उस केस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको पूछेगी कि भैया आप कोई हमको ऐसा कारण भी बता सकते हो कि हम इसको जमानत पे ना छोड़ दें। देखो हम तो इसको जमानत पे छोड़ सकते हैं, पर अगर आप हमको बताओगे कि साहब इसको जमानत पे नहीं छोड़ना चाहिए और अगर हमको तुम्हारा कारण उचित लगा, अच्छा लगा, तब इसको हम नहीं भी छोड़ेंगे, तब ऐसे में इसको मौका दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप हमको कोई ऐसा कारण बता सकते हो कि हम इसको जमानत पे क्यों ना छोड़ें, ठीक है। और अगर वो ऐसा कोई कारण बता देता तो फिर वो कोर्ट की मर्जी है कि उसको जमानत पे छोड़ दे या फिर ना छोड़ दे। तो पहले पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के अंदर एक बात और भी बता दी, एक परंतु और भी जोड़ दिया कि अगर वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन डालता है उस अपील वाली कोर्ट के अंदर कि साहब इसको जमानत ना दी जाए, और अपना कोई ऐसा विशेष कारण भी बता देता, अपना कोई स्पेशल रीजन भी बता देता कि इन कारणों से इसको जमानत ना दी जाए क्योंकि बाहर आके शायद ये हमारे क्लाइंट को मार सकता है, इसने जान से मारने की धमकी दी थी, कोई भी ऐसा रीजन बता देता है, तब ये कोर्ट चाहे तो इसको जमानत नहीं भी देगी और दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपका क्लियर होना चाहिए। पहले पॉइंट के अंदर 3 तरह की बात बता रखी है कि जब भी कोई अपील के लिए आता है, भले ही उसको सजा मिल चुकी हो नीचे वाली कोर्ट से, तब ये कोर्ट क्या कर सकती है? उसकी सजा को सस्पेंड कर सकती है। कितने टाइम के लिए? जब तक वो अपील चल रही है, जब तक उस अपील का फैसला नहीं आता है तब तक के लिए। अब तब तक के लिए उसको ऐसे सरेआम तो छोड़ेगी नहीं, तब ऐसे में क्या करेगी? उसको जमानत पे छोड़ सकती है कि भैया तू हमको सिक्योरिटी दे दे, तेरा कोई गारंटर दे दे और तब तक के लिए तू जमानत पे रहे। अब ऐसी उसको जमानत दे क्यों रही है? अपने कारणों को लिखेगी। लेकिन अगर वहीं पे जिस एक्यूज के खिलाफ में ऐसी अपील चल रही है उसको ऐसी वाली सजा मिली हुई थी, ठीक है, तब उसकी अपील चल रही है, तब ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी एक मौका दिया जाएगा कि आप भी अपना कोई ऐसा कारण बताओ कि हम इसको जमानत क्यों ना दें। अगर ये अच्छा वाला बता देता तो जमानत नहीं देगी, अदरवाइज वो कोर्ट की मर्जी है। फिर वहीं पे एक बात और जोड़ दी कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में एप्लीकेशन डालता कि इसको जमानत ना दी जाए, क्यों ना दी जाए, उन कारणों के साथ में, फिर कोर्ट उसके ऊपर भी विचार करेगी और जो कोर्ट का फैसला होगा इसको जमानत दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। यानी कि कोई भी कैसा भी एक्यूज हो, चाहे किसी भी मामले का हो, थर्ड वाले पॉइंट के अंदर। पहली बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज कि यही जमानत वाली जो पावर है वो हाई कोर्ट भी यूज कर सकती है। अब मान के चलते हैं कि ये जो अपील वाली कोर्ट थी ये हाई कोर्ट बन गई है, तो इस धारा का यूज, इस सेक्शन का यूज 389 की जो पावर है, जमानत देने वाली जो पावर है, ऐसे सजा को सस्पेंड करने वाली जो पावर है, अब वो हाई कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में हो जाएगी, आपकी सीजीएम के पास में हो जाएगी और आपकी सेशन कोर्ट में हो जाएगी। आपकी कोई अपर सेशन कोर्ट है या फिर ये एडिशनल सेशन जज है, उनके पास में भी अपील हो जाएगी। तो वो लोग भी
389 का यूज कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी क्या कर सकती है 389 का यूज कर सकती है। क्लियर मामला। तीसरी बात कि अगर वहीं पे कोई कोर्ट, अब नीचे वाली कोर्ट पे आ जाते हैं, अब अपील वाली का जिक्र नहीं है तीसरे पॉइंट के अंदर, कि तीसरे पॉइंट के अंदर ये कह रखा है कि जो कोर्ट उस मामले का फैसला दे रही है और उस मामले का फैसला सुनाते समय वो एक्यूज या उसका प्लीडर कोर्ट को ये भरोसा दिलवा देते हैं, कोर्ट का ये समाधान कर देते हैं कि आपने जो सजा दी है चलो ठीक है, पर हम इस सजा के खिलाफ में अपील डालेंगे, पूरा भरोसा दिला देते हैं। जैसे ये था या फिर इसका प्लीडर था और ये कोर्ट मान के चलो इसको 1 साल तक की सजा दे रही है, इसके प्लीडर ने या फिर इसने कोर्ट को, उसी कोर्ट को जो इसको ऐसी सजा दे रही है, जो ऐसी सजा उसको सुना रही है, उनको भरोसा दिलवा दिया जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, कि हम इस सजा के खिलाफ में अपील करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे, 100% करेंगे ही करेंगे, और कोर्ट को ऐसा भरोसा हो जाता है, तब वो कोर्ट क्या कर सकती है, तो वो 2 काम कर सकती है। अगर उस एक्यूज को 3 साल से कम की सजा मिली हो, यानी कि 3 साल से कम तक की सजा हो, तभी 3 वर्ष तक, 3 ईयर तक, वर्ष क्या, ठीक है, अगर हो, और उसको जमानत पे पहले छोड़ रखा हो, ये एक्यूज था, इसका कोई ऐसा मैटर चल रहा था, और जब इसका ऐसा मैटर चल रहा था तब भी ये जमानत पे ही था, और इसका जो मैटर था वो 3 साल तक की सजा का था, तब ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, उसको सजा, यानी कि जैसे उसको सजा सुना रही है, भाई हम तेरे को 1 साल तक की सजा सुना रहे हैं, और उसको भरोसा दिलवा दिया कि ये अपील करेंगे ही करेंगे, तब वो जब तक उसका अपील का टाइम बचा हुआ है उस मामले में, तब तक के लिए उसको क्या छोड़ सकती है, जमानत पे ऐसे छोड़ सकती है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ फिर क्लियर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस का ले लेते हैं। जैसे एक पत्नी ने पति पे, सास ससुर पे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवा दिया, मामला चल पड़ा, जब तक मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर, तब तक उन तीनों को जमानत पे ऐसे छोड़ रखा था कोर्ट ने, कि जमानत पे छोड़ रखा है कि जिस दिन तारीख थी उस दिन हाजिर हो जाना, क्योंकि जमानत पे ऐसे छोड़ रखे हैं। एक टाइम ऐसा आया जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते सुनाते पति को, और ये बना दी मैंने सास, और ये बना दिया मैंने ससुर, किसका, बहू का, बहू के सास ससुर और पति, इन तीनों को 1-1 साल की सजा सुना दी, और ये पहले जमानत पे थे, ठीक है। फिर इन्होंने या फिर इनके प्लीडर ने, जिस मजिस्ट्रेट ने इनको 1 साल तक की सजा सुनाई, उसको भरोसा दिलवा दिया कि साहब हम इस सजा के खिलाफ में, इस फैसले के खिलाफ में ऊपर वाली कोर्ट में अपील करेंगे ही करेंगे, और इस कोर्ट को भरोसा हो गया। तब ऐसे में इनका जो मामला है वो 3 साल से कम का है, और मामले से पहले इनको जमानत पे ऐसे छोड़ा गया था, तब वो कोर्ट, दूसरी बात और बता दी तीसरे पॉइंट के अंदर, ये एग्जांपल ध्यान में रखना, कि अगर उनके ऊपर जो आरोप थे वो जमानती थे, और पहले से वो जमानत पर भी थे, और जमानती भी थे, यानी कि उनका जो मामला था वो जमानत वाला था, अवेलेबल था, और वो पहले जमानत पे भी थे। जैसे यही मैटर ले लेते हैं, खैर ये तो नहीं होगा, कोई और मैटर आप ले सकते हो वैसे, तब ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, उसको जेल में ना भेज के, वो वाली कोर्ट उसको जेल में ना भेज के, जब तक उनका अपील का टाइम पेंडिंग है तब तक के लिए उनको जमानत पे ऐसे छोड़ सकती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सेक्शन 29 के अंदर 30 दिन तक का अपील का टाइम होता है। इन लोगों ने कोर्ट को भरोसा दिलवा दिया कि हम अपील करेंगे करेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, 30 दिन तक वो कोर्ट, ये वाली कोर्ट जेल में ना भेज के 30 दिन तक इनकी जमानत को और बढ़ा सकती है, ठीक है 30 दिन तक और इनको जमानत पे छोड़ दो। अब अगर ये लोग 30 दिन तक ऊपर वाली कोर्ट में अगर अपील कर देते हैं 30 दिन या उससे पहले तब तो जमानत रहेगी, लेकिन अगर 30 दिन तक नहीं करेंगे तो फिर वो जमानत क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, फिर उनको पकड़ के जेल में से डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर जिन लोगों को ऐसे नीचे वाली कोर्ट ने जमानत पे छोड़ा है, अगर वो 30 दिन से पहले, यानी कि मान के चलो 15वें दिन ही उन्होंने अपील डाल दी, तो जिस दिन अपील वाली कोर्ट में अपील डाल दी तब उनकी वो जमानत खत्म हो जाएगी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कोर्ट ऐसा फैसला सुना रही है और एक्यूज उनका या प्लीडर कोर्ट को भरोसा दिलवा देता है कि हम अपील करेंगे, तो जब तक अपील का टाइम बचा हुआ तब तक के लिए जमानत और बढ़ा देगी, और जिस दिन वो अपील कर देंगे अपील वाली कोर्ट में तब तक के लिए ऐसी जमानत को बढ़ा सकती है, और तब तक के लिए उसको सजा से क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। समझ में आया? नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। चौथी बात ये कह दी कि भाई जब तक वो ऐसी सजा से सस्पेंड है, चाहे उसको कैसी भी सजा मिली, उम्र कैद की मिली, या फिर 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कैसी भी सजा मिली हो, तो वो जो सस्पेंड वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो सजा के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो जुड़ेगा नहीं। जैसे मान के चलो 3 साल की सजा सुना दी और सस्पेंड रहा वो 6 महीने, तो ये थोड़ी है कि अब उसको 2.5 साल की सजा काटनी पड़ेगी, 6 महीने तो जमानत पे था, तो ये टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, अभी भी उसको 3 साल की जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो उसने अपना खुलेआम निकाला ऐसे। तो ये सेक्शन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा टफ था शायद, नहीं भी था।
390 देखिए क्या कहता है, अरेस्ट ऑफ अक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल। देखिए भाई, अगर कोई किसी मामले में पहले थोड़ी सी खिचड़ी इरेज कर देते हैं। इस कोर्ट में फैसला आया, कोई मामला आया सॉरी, और इस कोर्ट ने क्या किया, एक्यूज को एक्विटल कर दिया। एक्विटल समझ गए ना, बाइज्जत रिहा कर दिया। अब बाइज्जत रिहा कर दिया तो आग किसको लगेगी, प्रोसिक्यूशन को लगेगी, जिसने ऐसा मुकदमा दर्ज करवाया उनको आग लगेगी। अब वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई दिल्ली पुलिस का ऐसा कोई ऑफिसर भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑफिसर, वो भी कोई भी हो सकता है प्रोसिक्यूशन। उनके मामले में जो एक्यूज था उसको बाइज्जत रिहा कर दिया, तो यहाँ पे दिल में दर्द होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा ना। अब इन लोगों ने अपील डाल दी ऊपर वाली कोर्ट में, सिखाया तो था सीआरपी सेक्शन 378 कि एक्विटल के खिलाफ में अगर अपील डाल दी तब ऐसे में अब जिस कोर्ट में वो अपील आई है वो कोर्ट क्या कर सकती है, नीचे वाली कोर्ट ने जिस एक्यूज को बाइज्जत रिहा किया था, मैंने बोला था ना रिहाई के बाद भी गिरफ्तारी, अब ये कोर्ट उसको उसके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है कि जाओ पकड़ के लेके आओ। ये देख लो, अब भले ही इसको बाइज्जत रिहा किया हो, इसने ऐसा कोई, इसके ऊपर अब ऐसा कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन इसके इल्जाम के खिलाफ में अपील गई है। तो यहाँ पे जब अपील आई तो इस कोर्ट के पास में क्या पावर है, ये कोर्ट अब उसको गिरफ्तार करवा सकती है, उस रिहा हुए व्यक्ति को भी, और गिरफ्तार करके फिर अपने सामने उसको हाजिर करवा सकती है जी। तो ये सेक्शन ये कहता है। और गिरफ्तारी के बाद जब जैसे ही कोर्ट के सामने हाजिर होगा, जैसे एक्यूज आ गया इस अपील वाली कोर्ट के अंदर, जैसे ही हाजिर होगा फिर इसको ऐसे जमानत पे भी छोड़ सकती है कि हाँ तू बेल दे देगा तो हम तेरे को छोड़ देंगे, वरना अदरवाइज कहाँ रखा जाएगा, फिर कस्टडी के अंदर रखा जाएगा। तो ये सेक्शन आई थिंक आपको क्लियर हुआ या नहीं है, मेरे को जरूर बताएं, कोई भी डाउट आया बेझिझक कमेंट कर दें। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ बेयर एक्ट के अंदर अगर आपको कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आती तो आप एक बार कमेंट करके तो देखिए, एक्सप्लेन करना मेरा काम है। तो थैंक यू, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना।